हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और हम यहाँ पे अपने टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हमने टीसी साइकिल या क्रैब साइकिल तक पढ़ लिया था। आज हम जो है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था अब तक? टीसी साइकिल पढ़ा था, यानी कि क्रैब साइकिल पढ़ा था। तो क्रैब साइकिल से पहले मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। हमने सबसे पहले रेस्पिरेशन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन का मतलब हमारा क्या होता है कि रेस्पिरेशन मतलब अल्टीमेटली एटीपी का सिंथेसिस हम कर रहे हैं। तो ये जितना भी अब तक हम ड्रामा कर रहे हैं वो हम अपनी एटीपी सिंथेसिस के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो पायरुविक एसिड है ये हमारा कहाँ पे चला गया था, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला गया था, जिससे जो है एसिटाइल सीओए की फॉर्मेशन हुई थी। ये जो एसिटाइल सीओए है ये कन्वर्ट हो गया था हमारा क्रैब साइकिल और टीसीए में। क्रैब और टीसीए साइकिल के अंदर हमारा कन्वर्ट हो गया था, ये सब मैट्रिक्स में ही था। अब क्या हुआ कि जो क्रैब साइकिल के अंदर हमारे एफ और NADH2 बने थे, उससे हमें क्या है एटीपी का सिंथेसिस करना था। तो वो FADH2 और जो NADH2 है वो हमारे क्रिस्टी के अंदर, यानी कि जो हमारी जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो हमारे क्रिस्टी बनते हैं उसके अंदर एंटर कर जाएगी और कैमियो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से एटीपी का सिंथेसिस हो जाएगा। तो यहाँ तक का हमने पहले वाली स्लाइड में कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में ETS के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसका काम क्या होता है, प्रोटीन की शटलिंग करवाना होता है, यानी कि अंदर से बाहर ले जाने का प्रोसेस करवाना होता है। तो कौन से एंजाइम होते हैं इसका नाम याद रखना, क्योंकि ये पिछले साल HTET के एग्जाम में आए थे। मैं पर्टिकुलर इस टाइम पे HTET की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस टाइम पे मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ अब HTET का एग्जाम आने वाला है। वैसे ये हर टीचिंग एग्जाम के लिए, HTET, DSSB, KVS, NVS जो भी है उसके लिए ये जो वीडियोज़ हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें हमारा है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, रेटिनोन इंसेंसिटिव NADH, साइटोक्रोम C रिडक्टेज और फैटी एसिड COA लाइगेज। तो ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कौन से प्रोटीन होते हैं, उसमें हमारा F0 F1 ATPase सिंथेसिस बनता है, जो कि हमारा ETS साइकिल में हेल्प करता है। जो कि ETS साइकिल में आपको पढ़ाऊंगी, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो ये F0 और F1 है इसका काम क्या है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रिया के अगर एंजाइम का नाम एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि ATP सिंथेटेज होता है। इसका नाम ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, F0 F1 ATPase। और जो कुछ दूसरे एंजाइम है उसमें हम याद रखेंगे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज और रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम। अब जो ये हमारा चैनल बनता है F0 और F1 वाला, उसमें जो F0 पार्ट होता है, F0 का पार्ट होता है कि जो मेम्ब्रेन में ना स्पैनिंग करवाता है, किस लिए, प्रोटॉन की मूवमेंट के लिए स्पैनिंग का काम करता है F0। ये F1 और F0 का स्ट्रक्चर जो है अगली स्लाइड में आपको ETS के सिस्टम में समझ में आ जाएगा। तो ये था एक ओवरव्यू जो अब तक हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था कि हमारा ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर हमारी दो जो है रिएक्शंस होंगी, दो साइकिल होंगे, लिंक रिएक्शन और हमारा क्रैब साइकिल होएगा। फिर वहाँ से जो है हमारा ETS होगा और ETS में अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, ATP का सिंथेसिस होगा। और इन प्रोटीन के नाम याद रखने हैं, प्रोटीन बोलो या एंजाइम, उनके नाम याद रखने हैं। और क्रिस्टी क्या होती है, क्रिस्टी में जो हाईली फोल्डेड एरिया होती है, और ये हाई फोल्डेड क्यों एरिया होती है, क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं और ATP का सिंथेसिस यहीं पे होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, हमने क्या पढ़ा था, क्रैब साइकिल।
क्रैब साइकिल हमारा कहाँ पे हुआ था, लोकेशन है मैट्रिक्स। बिल्कुल याद रखेंगे कि क्रैब साइकिल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हुआ था, ये याद रखेंगे। सी से क्रैब साइकिल कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होता है, मैट्रिक्स में। तो जहाँ ये NADH और FADH हमारे बन गए थे, ये क्या करेंगे, अल्टीमेटली हमारे कहाँ पे जाएंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। और इस इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन का नाम हम याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन सा साइकिल चल रहा है इस वाली में, ETC या ETS, ठीक है, ये हमारा साइकिल चल रहा है। तो सबसे पहले जहाँ ये इलेक्ट्रॉन को ETC या ETS साइकिल में कौन रिसीव करता है, हमारा FMN करता है। तो प्राइमरी एक्सेप्टर हमारा कौन हुआ, FMN हुआ और FES हुआ। उसके बाद इसमें जो हम याद रखेंगे, हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रिया सिस्टम में 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 4। हम 4 कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, 2 बीच में नहीं आता, जो 2 है वो 3 के बाद आता है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 है ये हमारा, और ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स 4 है। तो ये सारे के सारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती जाएगी इसमें, और जो हमारे पास प्रोटॉन होंगे वो हमारे अल्टीमेटली कहाँ पे जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हमारे प्रोटॉन चले जाएंगे। देखो मैं फिर से शुरू करती हूँ, कन्फ्यूजन हुआ। क्रैब साइकिल क्या है, क्रैब साइकिल हो गया हमारा मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। क्रैब साइकिल में जो हमारे NADH था और FADH था, उसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना, और इसके इलेक्ट्रॉन से हम ATP बनाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करेंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेंगे। इनर माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले FMN ने लिया, उसके बाद FES के पास गया, फिर बीच में जो है हमारे 2 फोर्स सिस्टम आए, UQ और UQS2। इन दोनों ने क्या है, साइटोक्रोम 3 में इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया। साइटोक्रोम जो C है, मतलब कॉम्प्लेक्स जो C है, उसमें कौन कौन से साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C, ऐसे याद रखना, साइटोक्रोम B और C है, और बीच में कौन सा हमारा FES है। इससे क्या होगा कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे भेज देगा, ये इलेक्ट्रॉन को भेज देगा हमारे कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। जो साइटोक्रोम C1 है वो साइटोक्रोम C में ट्रांसफ़र होगा और 4 में चला जाएगा एज ए साइटोक्रोम A और 3। साइटोक्रोम 4 में हमारा A और 3 है, साइटोक्रोम 3 में C, B और C है, ठीक है। बीच में होता है ये हमारा FES। अब ये बीच में क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ थी, एक थी हमारे पास NADH2 और एक था हमारे पास FADH2, ठीक है। NADH2 के इलेक्ट्रॉन चुरा लिए हमारे फोटो सिस्टम 1 ने। अब फोटो सिस्टम पीछे क्यों रहेगा, फोटो सिस्टम नहीं, कॉम्प्लेक्स। फोटो सिस्टम तो हम जो है यहाँ पे नहीं पढ़ते, लाइट रिएक्शन में पढ़ते हैं, सॉरी। जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो चुरा लेगा NADH2 से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो चुराएगा इलेक्ट्रॉन FADH2 से। तो इसने FADH2 से इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है FES ने लिए, यहाँ पे FMN नहीं है, FES ने लिए। फिर वही हमारे जो है 2 जो सिस्टम आएंगे, UQ और UQST, ये भी किसको कर देंगे, साइटोक्रोम B को। एक चीज़ कॉमन है, इलेक्ट्रॉन चुराने का काम किसने किया, कॉम्प्लेक्स 1 ने और कॉम्प्लेक्स 2 ने इलेक्ट्रॉन चुराए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 ने चुराए NADH2 से और कॉम्प्लेक्स 2 ने चुराए FADH2 से। 2 मिनट के लिए 3 को भूल जाओ, दोनों ने चुरा लिए। इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो FMN ने लिया, इसमें जो है पहला इलेक्ट्रॉन जो है FES ने लिया। दोनों ने किसकी हेल्प से दोबारा से ट्रांसफ़र किए, UQ और UQS2 की हेल्प से सिस्टम 3 को ट्रांसफ़र किए। इन दोनों ने किसको ट्रांसफ़र किए, हमारे कॉम्प्लेक्स 3 को हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए। और कॉम्प्लेक्स 3 में किसने लिए, साइटोक्रोम B में, और कॉम्प्लेक्स 3 में कौन कौन, हमारा साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C। BC से हम याद रखेंगे, बीच में फंस गया FES फंस, ठीक है, ये यहाँ पे चलेगी। अब हमारा जो C है वो ट्रांसफ़र कर देगा हमारे 4th के अंदर, यानी कि C ABCD में तीसरे नंबर पे आता है, C किस में है, 3rd में, और 3rd से जो है C के बाद क्या आएगा, D, यानी कि D होता है हमारा 4th नंबर में। ये C जो है वो D यानी कि 4th नंबर में ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन किसको करेगा, साइटोक्रोम A को ट्रांसफ़र कर देगा, और साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में चले जाएगा। और जो A3 के बारे में एक स्पेशल बात है वो ये है कि ये कॉपर कंटेनिंग जो है,
कंपाउंड होता है, इसमें कॉपर होता है और अल्टीमेटली जो है C3 से H2O ये जो है इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, हमारे बाहर चले जाएंगे और यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, वाटर का ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब इन इलेक्ट्रॉन से जो प्रोटॉन मूव हुए वो प्रोटॉन हमारे कहाँ पे मूव हुए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ये प्रोटॉन हमारे मूव हुए। अब इसमें क्या होता है, ये पूरी की पूरी माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन इसमें ना नीचे से एक सिस्टम होता है, अंदर से ऐसे नीचे से जाने का एक सिस्टम होता है, जिससे ये है हमारे इलेक्ट्रॉन आएंगे और हमारे कौन से सिस्टम में चले जाएंगे, जो हमारा F0 और F1 सिस्टम है उसके अंदर हम चले जाएंगे। और एक एंजाइम है हमारा ATP सिंथेटेज, और उस ATP सिंथेटेज की हेल्प से जितने भी H पॉजिटिव हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अल्टीमेटली हम कर क्या रहे थे, ATP की फॉर्मेशन के लिए ही ये सारा ड्रामा कर रहे थे। तो आपको इतना समझ आया होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। फिर से बता देती हूँ, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या है हमारा NADH2 और FDH2 बना, किस उसमें बना, साइकिल में, क्रैब साइकिल में बना। अब हमने याद रखना है दिमाग में कि क्रैब साइकिल से हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, चुराने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 4 कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। जो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है और जो है कॉम्प्लेक्स 2, ये दोनों काम करते हैं चुराने का। कॉम्प्लेक्स 1 चुराएगा NADH2 को और कॉम्प्लेक्स 2 चुराएगा FDH2 को। बीच में फंस जाता है कॉम्प्लेक्स 3, जो कॉम्प्लेक्स 3 जो है इसकी सप्लाई में हेल्प करेगा। तो इसने क्या लिया, इसने FMN को अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, इसने FES को दिया था। दोनों ने किसकी मदद से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए सिस्टम 3 के अंदर, UQ और UQS2 यानी कि यूबिक्विनन की हेल्प से। और ये इलेक्ट्रॉन किसने लिए, साइटोक्रोम B, यानी कि साइटोक्रोम हो गया बेचारा। इस बेचारे ने क्या किया, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन ले लिए। हम याद करेंगे कि थर्ड सिस्टम में B और हमारा C है। ये C क्या है, ये C बड़ा तेज है, ये क्या करेगा, फोर्थ में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा और ये A से A3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारे वाटर का, ये जैसे बाहर निकलेगा। अब ये साथ के साथ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मूव हो रहे थे, तो इससे प्रोटॉन भी जो है अंदर जा रहे थे। वो प्रोटॉन थे वो हमारे इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जा रहे थे। अब नीचे से यहाँ पे एक रास्ता होता है, यानी कि पुल होता है, बाईपास होता है, उसके वहाँ से निकल जाते हैं और हमारे F0 और F1 सिस्टम में आते हैं। ATP सिंथेटेज की हेल्प से क्या होगा, हमारा ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ बेसिक बातें बताती हूँ जो एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ATP का सिंथेसिस कहाँ पे होगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ATP का सिंथेसिस हमारा कहाँ पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और वो कहाँ पे होगा, क्रिस्टा के ऊपर होगा। ठीक है, फिर पूछ लिया जाता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो क्रिस्टी होती है, F0 और F1 पार्टिकल जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं वो ATP के उसमें क्या होते हैं, फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि जो प्रोटॉन का एक्यूमुलेट हुआ, प्रोटॉन मतलब हमारा H पॉजिटिव, जो हमारे H पॉजिटिव का है एक्यूमुलेशन, वो कहाँ पे होगा, मैट्रिक्स के अंदर होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर होगा। तो इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे कि जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट हुए हैं, यानी कि जो प्रोटॉन ATP में हेल्प किया है, वो हमारा कहाँ पे बनेगा, हमारी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो है वो प्रोटॉन बनेगा। और जो क्रैब साइकिल होगा वो कहाँ पे होगा, मैट्रिक्स में होगा। और जो हमारे ATP होंगी वो कहाँ पे होगी, इनर माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस में होगी। और सिस्टम कितने हैं, 4 सिस्टम में, पहला और दूसरा चोरटा है, जो थर्ड वाला है यानी कि आई होप चोर है, और थर्ड वाला जो है उसकी हेल्प कर देता है बेचारा बन के, और थर्ड से जो है फोर्थ में मूव कर जाते हैं, और फोर्थ से जो है 2 का ब्रेक डाउन करते हुए बाहर निकल जाते हैं। बाईपास से ये प्रोटॉन जो है वापस आते हैं F0 सिस्टम के अंदर और ATP का सिंथेसिस कर देते हैं और ATP सिंथेटिस बन जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी। नहीं आई होगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आप चलते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, उसमें होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था 2 तरह के फॉस्फोराइलेशन होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब था कि डायरेक्ट ATP का सिंथेसिस होना, जो कि हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ लिया था।
और जो ETS है इसमें होता है NADH2 और FADH2 की मदद से ATP का बनना। ये फाइनल स्टेज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की, यानी कि CO2 बनाने के लिए जो हमें ATP बनाने के लिए जो जो काम अब तक हमने किए हैं, तो ये उसके अंदर एक फाइनल स्टेज हमारी आती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, यानी कि ETS जो अभी हमने पढ़ी है, दो सिस्टम की हेल्प से काम करता है। और एक होता है हमारा केमियो ओस्मोसिस, यानी कि प्रोटोन ग्रेडियंट, वही जो कि प्रोटोन ग्रेडियंट कहाँ पे था हमारा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, है ना। उसके बाद इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो ATP बनाने में हेल्प कौन करता है, केमियो ओस्मोसिस, प्रोटोन ग्रेडियंट। तो अगर कोई भी ऑप्शन मिले कि केमियो ओस्मोसिस के थ्रू ATP की फॉर्मेशन होती है, या प्रोटोन ग्रेडियंट के थ्रू, या फिर जो है H पॉजिटिव के एक्यूमुलेशन है, एक ही बात हुई ना कि बहुत सारा H पॉजिटिव हो गया, H पॉजिटिव के एक्यूमुलेशन से। तो कुछ भी आए ATP के बारे में पूछा जाए तो हम टिक कर देंगे इनमें से। दूसरा पूछा जाए ATP कहाँ बनती है, तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बनती है। पूछा जाए कि कीमियोस्मोसिस जो होता है वो कौन से स्पेस में होता है, तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है। प्रोटोन ग्रेडियंट कहाँ बनते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बनते हैं। H पॉजिटिव कहाँ बनता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बनते हैं। इसके बाद दूसरा काम जो केमियोस्मोसिस का होता है वो फोटोसिंथेसिस में भी होता है। वहाँ पे भी जो है H2O का ब्रेकडाउन हुआ था। तो ये जो है केमियोस्मोसिस लाइट रिएक्शन में भी टेक प्लेस करता है फोटोसिंथेसिस की। और ये लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, हमें पता है थाइलेकोइड में। तो ये जो चीज़ है हम याद रखेंगे, ये बहुत कंफ्यूज करती है कि केमियोस्मोसिस का प्रोसेस क्या है, ATP बनाने का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस में भी हुआ था और हमारा रेस्पिरेशन में भी हुआ था। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में हुआ था और रेस्पिरेशन में हमारा जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हुआ था। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पास होते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड होती है जो, यानी कि NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन पास हुए हमारे FMN और FES के पास, तो उसमें क्या हुआ, हमारी ऑटोमेटिकली एनर्जी ही रिलीज हुई और वहाँ पे क्या बना, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना। अब इसमें कौन कौन से स्टेप होंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या क्या स्टेप होते हैं और ऑप्शन में स्टेप दे रखे हों, तो सबसे पहले हम डिलीवरी कर लेते हैं कहाँ से, NADH और FADH2 से। फिर जो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं प्रोटोन पंपिंग से। सम एनर्जी यूज टू पंप H पॉजिटिव आयन मूविंग देम आउट ऑफ मैट्रिक्स इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारा आता जा रहा था, साथ के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उनकी पंपिंग होती जा रही थी, कहाँ पे, हमारे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। देखो यहाँ से डिलीवरी हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुए और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी पंपिंग साथ के साथ बाहर होती जा रही थी, तभी तो यहाँ पे H पॉजिटिव का यानी कि प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता जा रहा था। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने क्या है डिलीवरी ली, उसके बाद हमारा एक जो है एनर्जी ग्रेडियंट बना और उसके बाद हमारे प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ। 3 स्टेप हो गए। उसके बाद जो होता है कि जो ये स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, लास्ट में हमारी स्प्लिटिंग हो गई थी ऑक्सीजन की, कहाँ से, वाटर के अंदर। देखो ये हमारी स्प्लिटिंग हो गई थी, ये सारा का सारा प्रोसेस होता गया। यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन लिए और ऐसे चलते गए, यहाँ पे प्रोटॉन बनते गए, लास्ट में क्या हुआ, हमारा जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ग्रेडियंट ड्राइव सिंथेसिस ऑफ ATP, H पॉजिटिव आयन फ्लो डाउन टू ग्रेडियंट टैंक बैक इनटू मैट्रिक्स, और फिर क्या है ATP का सिंथेसिस हुआ हो गया। यही है कि ये दोबारा से वापस आए मैट्रिक्स के अंदर और फिर इसने क्या किया, ATP का सिंथेसिस बना लिया F0 और F1 पार्टिकल के थ्रू, और एंजाइम हमारा है ATPase यूज हो गया। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या पोर्शन समझ नहीं आया, स्पीड ज़्यादा थी या समझाने का तरीका कुछ था, या समझ में आ गया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ और इम्पोर्टेंट बात जो है वो ETS के बारे में मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछ लिया जाए ETS का, तो है वो है ऑक्सीजन। क्यों है ऑक्सीजन, क्योंकि जो हमारा H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो है ETS। और जो फर्स्ट एक्सेप्टर था वो था हमारा FES, ठीक है, FMN, सॉरी FMN, ठीक है।
उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADPH, वो कहाँ पे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 में जाते हैं NADH से, और FADH से कौन से कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, वो जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स 2 में। विच इलेक्ट्रॉन कैरियर हैव कॉपर मोलिक्यूल, कॉपर मोलिक्यूल किसके पास था, यानी कि सिस्टम ए ने और सिस्टम 2 ने इलेक्ट्रॉन चुराए थे, सिस्टम जो 3 था उसको बाईपास कर दिए थे, और सिस्टम 3 ने क्या किया था, A1 से A1 में चेंज हुआ था, और A3 के पास हमारा जो है कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड था। ठीक है, तो सिस्टम A3 के पास हमारा कॉपर का कंपाउंड होता है। देखो मैं दिखाती हूँ फिर से आपको। देखो ये रहा हमारा सिस्टम A3, और इसके पास हमारा कॉपर का कंपाउंड होता है यहाँ से, और इसने FADH2 से, और इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे, कहाँ पे चले गए थे, साइटोक्रोम B के पास चले गए थे, और C1 तक पहुँचे थे। C ने क्या किया था, D में भेज दिए थे, लेकिन D में यानी कि D मतलब 4th नंबर को भेज दिए थे, और A के पास भेजे थे। A कन्वर्ट हो गया था A3 में, और A3 के पास कॉपर है, और जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो हमारा ऑक्सीजन था, जो ब्रेक डाउन हो गया था। उसके बाद हमारा है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स 3 में कौन था। देखो ये साइटोक्रोम B, ये बेचारा मुंह करके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले गया था, तो साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C। ठीक है, इसमें FES था और यूबिक्विनोन था, लेकिन पहले किसने पकड़ा था, साइटोक्रोम B ने किया था, उसने आगे ट्रांसफर कर दिए थे। हाइड्रोजन कैरियर जो होता है ETS में कौन होता है, FMS और यूबिक्विनोन, Q को लिखते हैं हम यूबिक्विनोन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रॉन डोनर। दान किसने किया था भाई, इस चीज़ में दान हमारा किसने किया था, NADH2 से किया था, FADH2 से किया था। ये दानवीर NADH2 और ये FADH2 यानी कि राजा हरिश्चंद्र हमें कहाँ से मिले थे, ये हमें क्रेब्स साइकिल से मिला था, और इसने इलेक्ट्रॉन का डोनर किया था। और जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने डोनेशन का काम किया, और इतने सारा जो है वो चंदा इकट्ठा हुआ, और उस चंदे के बाद हमें क्या है, ATP मिल गई। आई होप आप लोगों को ETS साइकिल जो है क्रिस्टल क्लियर होगा कि ETS साइकिल की लोकेशन क्या है, ETS साइकिल में कितने कॉम्प्लेक्स है, ETS साइकिल में कौन सा एंजाइम फाइनली यूज हुआ ATP बनाने के लिए, ATP सिंथेटेज यूज हुआ। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने क्या काम किया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने जो है NADH2 से इलेक्ट्रॉन लिए, और जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसने FADH2 से लिए। अल्टीमेटली पहले और सेकंड ने जो है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर जो है अपने इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए, उसके अंदर जो है B ने लिए, और फिर उसके बाद A3 की फॉर्म में बाहर पास हो गया। आई होप आपको सारा का सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो हमारे पास ATP बन गई। ठीक है, ग्लूकोज से सारा का सारा प्रोसेस जो है हमने ड्रामा शुरू किया था अपना। ग्लूकोज से हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट बना था, लास्ट में पायरुवेट बना था, जिसको हमने बोल दिया था कि क्रैब, वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, क्रैब साइकिल हमने पढ़ लिया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ लिया, और अल्टीमेटली क्या है, हमें अपनी ATP मिल गई। लेकिन हम जो है कई बार या तो भूखे होते हैं, या फिर लगा लो व्रत हो गया है, या फिर लगा लो हम किसी भी क्या बोलते हैं वो धरने पे बैठे हैं, उस टाइम हम नहीं खाते पीते, तो बॉडी जो है वो कुछ दिन तक सरवाइव कर पाती है। तो वो सरवाइव कैसे कर पाती है, जब हमारी बॉडी का ग्लूकोज खत्म हो जाता है, तो बॉडी में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, और वो कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर के अंदर स्टोर होता है, तो वो हमारा ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद जो है हमारा लिपिड जो है, फैट या लिपिड का ब्रेक डाउन होगा। फैट किस में ब्रेक डाउन होता है, हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरोल में। तो यहाँ पे हमें ये पढ़ना है, तब ये ब्रेक डाउन होंगे तो इनका ट्रांसफर कहाँ पे होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पे जाके अपना जो है ट्रांसफर करेंगे, तो उस बात को हम याद रखेंगे। जो ग्लिसरोल होता है वो कहाँ पे करेगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस शुरू होगा, यानी कि ATP बनना शुरू होगा। तो ग्लिसरोल से याद रखेंगे कि जो ये हमारा रिवर्सिबल जो स्टेप था वहाँ पे जाके ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि ग्लिसरल एल्डिहाइड में हो जाता है, और फैटी एसिड जो है वो हमारा एसिटाइल CoA के पास जाएगा, और जो हमारा प्रोटीन है वो पायरुविक एसिड के पास जाएगा। ठीक है, पायरुविक एसिड मतलब बन गया क्या, ग्लाइकोलिसिस बन गया। ग्लाइकोलिसिस फिर से बताते हैं, साइटोप्लाज्म में होगा। एसिटाइल CoA का बनना मतलब कि लिंक रिएक्शन। और क्रैब साइकिल जो होता है वो भी क्या है, एसिटाइल CoA, और क्रैब साइकिल हमारा कहाँ होता है, मैट्रिक्स में होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जब क्रैब साइकिल कंप्लीट होता है तो क्या हमें मिलता है, तो CO2 और H2O जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट इसमें हमें मिल जाते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैंने वो एंजाइम का नाम लिख दिया क्योंकि वो एग्जाम में था तो मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था, फिर से मैंने लिख दिया कि जो आउटर मेम्ब्रेन में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको इसके फेट समझ में आ गए होंगे कि अगर बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो ग्लूकोज नहीं है, कुछ दिन के लिए बॉडी सर्वाइव करने के लिए हमारा जो है वो फैट भी ATP बनाने में हेल्प करता है, हमारे प्रोटीन भी जो हेल्प करते हैं। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो लास्ट में आते हैं क्योंकि प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और जब प्रोटीन हमारी बॉडी के टूटने शुरू हो जाएंगे तो सोच लेना कि भाई हम हैं लास्ट स्टेज में, अब कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है रेस्पिरेंट क्विटेंट, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है रेस्पिरेटरी क्विटेंट, ये होती है रेशियो। किस चीज़ की रेशियो होती है कि कितनी CO2 इवोल्व हुई और कितनी O2 कंज्यूम हुई। तो इस बात को याद रखेंगे कि किसकी रेशियो है, ये O2 के कंजप्शन की रेशियो। तो O2 जो है वो नीचे आई है और CO2 जो है वो इवोल्व हुई है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्विटेंट। तो इसमें ना याद करेंगे कि क्वेश्चन में आ जाए कि CO2 का रेस्पिरेटरी क्वेशंट कितना होता है, 1 होता है। फैटी एसिड यानी कि लिपिड का कितना होता है, 0.7। और ये ना इसमें एक ट्रिपल मीथिन दे रखा है, ये पता नहीं एक एग्जाम में पूछा था, NVS था क्या था उसमें, तो ये होता है 0.7। और जो प्रोटीन का है वो है 0.9। तो हम इनकी जो है वो याद रखेंगे कि किसका कितना होता है। 3 का याद रखना है, CO2 का और फैटी एसिड का और प्रोटीन का। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं कि जो कंज्यूम हुआ वो नीचे है और जो इवोल्व हुआ वो ऊपर है। अब कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एज पर कीमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस, कीमियोस्मोटिक के बारे में आपको समझ में आ गया। कीमियोस्मोटिक कुछ नहीं है, यानी कि H पॉजिटिव एक्यूमुलेशन की बात हो रही है, और H पॉजिटिव एक्यूमुलेशन से मतलब H पॉजिटिव यानी कि प्रोटोन ग्रेडियंट की बात हो रही है। ठीक है, और ये हमारा कहाँ पे हुआ था, अब इसमें देखेंगे कहाँ पे हुआ था। एज पर केमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोन एक्यूमुलेशन इन आउटर मेम्ब्रेन में होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है, मैट्रिक्स में होता है। ऑब्वियसली इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होगा, इतनी बार मैंने बता दी ये बात, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होगा। इनर मेम्ब्रेन में हमारा जो है ETS साइकिल चला था। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं, और मैट्रिक्स के बारे में बता दिया कि मैट्रिक्स में हमारा एसिटाइल CoA और हमारा TCA यानी कि क्रैब साइकिल चला था। ऑल ऑफ द प्रोसेस रिलीज CO2, सारे के सारे प्रोसेस में CO2 रिलीज होती है, किसको छोड़ के, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बिल्कुल इथेनॉल बना था, CO2 बनाता है, तो यहाँ पे CO2 रिलीज होगी। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, मैंने आपको जो लिंक रिएक्शन समझाई थी तो बताया था जहाँ भी डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होगा यानी कि CO2 रिलीज हुई है। ठीक है, और क्रैब साइकिल में अभी के भी बताया मैंने कि क्रैब साइकिल में जो है हमारे पास CO2 और H2O रिलीज होता है। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन ATP के सिंथेसिस के लिए हम कर रहे हैं, यहाँ पे CO2 का नहीं, यहाँ पे जो है हमारा ATP बनता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिक एसिड में भी जाते हैं तो भी CO2 हमारा रिलीज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3rd, यानी कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, और इसका भी ये इंटरमेम्ब्रेन। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटाइल CO सिंथेसिस इन साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस और ग्लाइकोसोमल मैट्रिक्स। तो CoA, एसिटाइल CoA क्या हमारी लिंक रिएक्शन और कहाँ पे हो रही है, इतनी देर से पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स के अंदर हो रही है। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम जो है हमारे कहाँ पे मिलते हैं, क्रिस्टी के अंदर मिलते हैं, या फिर लाइजोसोम के अंदर मिलते हैं, या फिर हमारे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, या आउटर वॉल ऑफ जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। तो ये हमारे कहाँ पे मिलते हैं, जो हमारे साइटोक्रोम होते हैं, तो साइटोक्रोम जो होते हैं हमारे क्रिस्टी के अंदर मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको ये साइकिल समझ में आए होंगे। जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है उसमें बस इतना ही है। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।